हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल वॉल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कोशिका भित्ति और बाह्य कोशिका द्रव्य के बारे में चर्चा करेंगे। सेल बायोलॉजी अपने यहाँ चल रहा है और इस सेल बायोलॉजी को कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों को अब तक इंट्रोडक्टरी पार्ट पर ही चल रहा हूँ और इसमें ही क्योंकि आप लोगों को पहले पढ़ा हुआ होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा उस रूप में ले रहे हैं जिससे परिचयात्मक रूप से आपको पता लगे कि इसमें हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं सेल वॉल केवल प्लांट्स में ही पाई जाती है। एनिमल्स में या फिर जो प्लांट्स के अलावा जो जीव हैं उनमें खाली सेल मेम्ब्रेन ही होती है। तो प्लांट सेल केवल प्लांट्स में मिलती है सेल वॉल। तो पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति की उपस्थिति और जंतु कोशिका में अनुपस्थिति पादप और जंतु कोशिका मध्य पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंतर है। यद्यपि अब यह ज्ञात होता है कि कोशिका भित्ति के यांत्रिक रूप से दृढ़ होने पर भी छिद्रयुक्त संरचना है और जो ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मा कला के बाहर की ओर एक संरचना पाई जाती है जो कोशिका भित्ति के समान दृढ़ नहीं होती। इसी के साथ जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में प्लाज्मा कला के बाहर उपस्थित इन संरचनाओं के लिए एक सामान्य संज्ञा दी गई है। जंतु तथा पादप दोनों में कोशिका बाह्य परिधि बनाने वाली संरचना की व्याख्या अतिरिक्त बाह्य कोशिकीय द्रव्य एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के रूप में की गई है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को भी अपन थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। यद्यपि कोशिका भित्ति का वर्णन प्राय पादपों में और अतिरिक्त कोशिका द्रव्य का वर्णन प्राय जंतुओं में किया गया है। इस प्रकार उच्च पादपों में कोशिका भित्ति का अलग प्रकार से अतिरिक्त कोशिका द्रव्य के रूप में पाई जाती है जो संरचनात्मक तथा वृद्धि नियंत्रण दोनों में कार्य करती है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स से बनती है। पादपों में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज और पेक्टिक अम्ल यौगिकों से बनती है तथा जंतुओं में अतिरिक्त जो कोशिका द्रव्य है वो स्थानीय रूप से स्रावित प्रोटीनों और पॉलीसेकेराइडों से बनी होती है तथा जिस कोशिका से ये उत्पन्न होता है उसकी सतह से संबंधित होकर एक जालिका के रूप में संगठित होता है। पादपों की कोशिका भित्ति प्राय मोटी, मजबूत, दृढ़ संरचनाएं हैं जो प्लाज्मा कला सहित कोशिकाओं को घेरे रहती है। आप समझ पा रहे हो कि जिस तरह से कोशिका से उत्पन्न होता है उसी तरह सतह संबंधित एक जालिका के रूप में संगठित होती है और प्राय भित्ति मोटी और मजबूत और दृढ़ संरचनाएं होती है जो प्लाज्मा कला सहित कोशिकाओं को घेरे रहती है। इन्हीं दृढ़ कोशिकाओं संरचनाओं के कारण रॉबर्ट हुक ने 1663 में कॉर्क में एक भिन्न संरचना को देखा था जिसे उन्होंने कोशिका कहा। तो कहने का आशय है कि बाह्य कोशिका द्रव्य जो कोशिका भित्ति सहित है अनेक प्रकार के कार्य करता है, जैसे एक विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन, दूसरा संवेदी प्रोटीनों की सहायता से विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं की पहचानना, कोशिका जो होती है उस कोशिकीय आसंजन, कोशा की जो सेल टू सेल आसंजन यानी कि एक दूसरे से संवेदनाएं एक दूसरे का आदान प्रदान करते रहते हैं, उस तरह का अतिरिक्त कोशिका द्रव्य संरचना तथा उपरोक्त कार्य आधुनिक वर्षों में सक्रिय शोध पर का विषय बने रहे क्योंकि इनमें कमी के कारण अनेक प्रकार के गंभीर वंशानुगत रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि जंतु कोशिकाओं की जो बाह्य कलाओं की संरचना होती है उनका कार्य का वर्णन होता है वो अलग से कर लेंगे, परंतु पादप कोशिकाओं में जो प्लाज्मा कला या कोशिका कला संरचना का अध्ययन वो अलग से करेंगे। कोशिका कला के कार्यों का वर्णन आपको मैं एक बार बताऊंगा अभी, पर पहले अपन सेल वॉल के बारे में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि अपन बॉटनी से हैं और बॉटनी वाले स्टूडेंट्स को पहले सेल वॉल की जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो सेल वॉल जो बैक्टीरिया के अंदर होती है और हायर प्लांट्स में होती हैं उनमें क्या अंतर होता है, क्योंकि बैक्टीरियाओं में भी सेल वॉल होती है। तो पौधों और जीवाणुओं की प्रत्येक कोशिका के चारों ओर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसके अंदर की ओर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है जिसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं।
और पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिक एसिड्स के कंपाउंड से बनी होती है, जबकि जीवाणु कोशिका कला में प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं। तो उन पॉलीसेकेराइड्स के द्वारा जो सेल वॉल है उसकी संरचना जटिल हो जाती है। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें मुख्य रूप से एक पेप्टिडोग्लाइकेन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो इस पृथ्वी पर या इस बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ है और यूनिक है और किसी जीव में नहीं पाया जाता, केवल बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है और जटिल संरचना बनाने में इसका पूरा योगदान है। कोशिका सेल की जो सेल वॉल होती है इसकी बैक्टीरिया की, उसके आवरण को बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अंततः जो सतह होती है आवरण की, सेल वॉल की अंदर वाली, उसमें है जो फॉस्फोलिपिड की दोहरी सतह से मिलकर बनी होती है, जिसमें अनेक प्रकार के प्रोटीन धसे रहते हैं। इसी सतह को प्लाज्मा लेमा कहते हैं। प्लाज्मा कला के बाहर दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। उसमें कई जो संरचना होती है वो जीवाणु में दो तरह की हो सकती है। उस सेल वॉल के आधार पे जीवाणु को दो कैटेगरी में रखा जाता है। आपने ये सब चीज़ें पहले भी पढ़ रखी हैं और मैं बताना चाहूँगा कि उसमें हम बैक्टीरिया को फिर क्या क्लासिफिकेशन नाम देते हैं, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, ग्राम धनात्मक जीवाणु और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। जो आपको पता है ग्राम साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था इसको डाई करके और बताया था कि किस में तो कलर वायलेट हो रहा है, किस में पिंकिश हो रहा है सेल वॉल का। उसके आधार पे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव उन्होंने कहा था और वो एक पूरा मेथड उन्होंने लिखा कि इस आधार पे हम बैक्टीरिया को बांट सकते हैं। तो बैक्टीरियाओं का जो मुख्य बेसिलस एक मुख्य लक्षण दृढ़ कवच की उपस्थिति है बेसिलस के अंदर। जो एग्जाम्पल है बेसिलस, उसमें कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड का बना होता है अम्लों का, जिसे पेप्टोग्लाइकेन कहते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज और पैक्टिक एसिड होते हैं। प्रकार ग्राम नेगेटिव की बात करें तो एस्केरिया कोलाई है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जबकि बेसिलस सारे ग्राम पॉजिटिव हैं। तो ई कोलाई का जो मुख्य लक्षण है कि वो पेप्टोग्लाइकेन सतह के बाहर एक द्वितीय कला की उपस्थिति है, जिसे भाई कला या लिपोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। उच्च पादपों की दृढ़ तथा छिद्रयुक्त कोशिका भित्ति के समान ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की बाह्य कला तथा दोनों प्रकार के जीवाणु की आंतरिक कला पेप्टिडोग्लाइकेन में संवहन प्रोटीन पाए जाते हैं, जो चयनित विलयों का संवहन करते हैं। तो चयनित सॉल्यूट जो होते हैं, सेलेक्टेड सॉल्यूट्स होते हैं, उनका भी आवागमन कोशिका भित्ति के थ्रू होता रहता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है वो भी पोरस होने के कारण परमेबल हो जाती है। कोशिका भित्ति का जो महत्व है वो आप सबको पता है कि मृतपट्टिका के रूप में ये संरचना को माना जाता है, जो कोशिका के चारों ओर से घेरती है तथा कोशिका की रक्षा करती है। पिछले 2 दशकों में 1980 से लेकर के 2000 तक कोशिका भित्ति के विषय में हमारी सोच में क्रांति आई है। आज हम इन्हें पहले की भांति पट्टिका रूपी या दृश्य रूप में नहीं समझते, वरन ये छिद्रयुक्त और संकेतों के प्रसारण में योग्य होती हैं। 1980 में सर्वप्रथम ये देखा गया कि जो भूरी शैवाल होती है, फ्यूकस ब्राउन एल्गी होती है, उसके तरुण भ्रूण की कोशिका भित्ति को एंजाइम की क्रिया द्वारा नष्ट कर देने पर जड़ रूपी संरचनाएं राइजोइड्स आधार की ओर और गति न करके अपनी दिशा के से विचलित हो जाती है। इस प्रकार कोशिका भित्ति में जड़ों की सामान्य वृद्धि के लिए संकेत पाए जाते हैं। इसके पश्चात 1994 में ये देखा गया कि द्विकोशिकीय भ्रूण की 2 कोशिकाओं का घनत्व उनकी कोशिका भित्ति पर निर्भर करता है। जैसे कोशिका भित्ति हटाई जाती है, कोशिका पुनः भ्रूणावस्था में प्रवेश कर जाती है तथा कुछ भी निर्माण कर सकती है। तो 1998 में फिर अरेबिडोप्सिस जो प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट, उसकी जड़ों में अध्ययन किया गया और ये देखा गया कि केवल वही उपचर्मीय कोशिकाएं मूल रूम बनाने में सक्षम हैं जो 2 कॉर्टिकल कोशिकाओं के संगम
पर स्थित होती हैं। यानी कि जो एपिडर्मिस बन रही है उस एपिडर्मल सेल्स में जो मूलरोम कोशिका वही बनाएगी जो दो कोर्टिकल सेल्स के संगम पर स्थित होती हैं। यह संकेत अणुओं की कोर्टिकल कोशिकाओं के संगम स्थल पर उपस्थित को दर्शाता है। वर्तिका और वर्तिकाग्र स्टाइलोस्टिग्मा आप जानते हैं। तो स्टाइलोस्टिग्मा में पाए जाने वाले एस बिंदु ग्लाइकोप्रोटीन संकेत अणुओं की एक श्रेणी है। दूसरी श्रेणी एक्सपेंसिन है जो 1992 में खोजी गई तथा कोशिका वृद्धि बढ़ाने के लिए जानी जाती है। कोशिका भित्ति की ओर आणविक जीव वैज्ञानिकों का ध्यान निम्न दो कारणों से आकर्षित हुआ। आपको बताऊं मैं कि जो चौपाई जान भोजन करते हैं, भूसे के अंदर भूसा चारा खाते हैं, तो उसकी जो कोशिका भित्ति होती है उस भूसे के शुष्क पदार्थ का बहुत बड़ा भाग बनाती है, परंतु इस शुष्क भाग का 50% भाग ही आसानी से पचाया जा सकता है। अत्यधिक लिग्निन होती है उसमें, पॉलीसेकेराइड के पाचन के साथ बाधा उत्पन्न करता है और शुद्धांत्र में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के पाचन को रोकता है। तो इस तरह से जो चौपाई जानवर जिस चारे को चरते हैं उसमें खाली 50% ही आसानी से पचाया जा सकता है। कोशिका भित्ति में लिग्निन की अत्यधिक मात्रा कागज उद्योग में समस्या उत्पन्न करती है तथा विधि को अत्यधिक संकीर्ण बनाकर कीमतों को बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न करती है। इस प्रकार वर्तमान समय में लिग्निन की मात्रा को कम करने या लिग्निन की संरचना को रूपांतरित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे भूसे के पचाने की क्षमता बढ़ाई जा सके और कागज उद्योग में प्रयुक्त वृद्धि को आसान किया जा सके। तो कोशिका भित्ति के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी आज दी। अब इसकी संरचना को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।